हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा सा वीडियो लाने में डिले हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंस मटेरियल एज़ यूजुअल हमारा एनसीईआरटी रहेगा। तो एनसीईआरटी की आपकी क्लास 6 में सेकंड चैप्टर देखें तो वो है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब इसमें हम ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, अर्थ में उनका कितना हमारे लिए रोल है, क्या हमारी लाइफ में वो कुछ रोल प्ले करते हैं, क्या अर्थ के क्लाइमेट को, अर्थ के वेदर को वो अफेक्ट करते हैं, उनके नाम क्या हैं, कितना लैंड है, ओशंस कहते हैं किसको हैं, और क्या क्या उसमें छोटे पार्ट्स होते हैं, मरीन लाइफ किसको बोलते हैं। बहुत सारे जो इस तरह की टर्म्स आएंगी वो आपके अर्ली स्टेज में 6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओशियंस, आपने स्टूडेंट्स ग्लोब देखा होगा, राइट? उस ग्लोब को अगर हम देखें, उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, वो मैक्सिमम कलर उसमें हमको मिलता है ब्लू कलर। देखें हम ग्लोब, ये है हमारी अर्थ। इसको अगर हम रोटेट करें देखो तो चाहे आप इसको ईस्ट टू वेस्ट कर लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट कर लीजिए, मैक्सिमम कलर जो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, राइट? और ये थोड़े बहुत जो बीच बीच में कलर पैचेस जो कलरफुल जो दिखाई दे रहा है ये है आपका लैंड, और जो ब्लू रीजन जो दिखाई दे रहा है ये है आपका वाटर बॉडीज, राइट? इतना क्लियर है? तो क्या देख पा रहे हैं हम, मैक्सिमम अर्थ जो हमको कैसी दिखाई दे रही है, ब्लू दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थ पे मैक्सिमम जो एरिया है वो वाटर कवर्ड है, जो पानी ने घेर रखा है उसको, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो हम अब ये पानी का कितना जो प्रोपोर्शन है वो है लैंड से कंपेरेटिवली, और उनको क्या क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो ब्लू कलर है, वाटर है, ये हम इसको डिवाइड करते हैं ओशियंस में, ठीक है? ओशियंस के नाम अगर हम देखें तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अर्थ पे टोटल जितना भी पानी है, वाटर है या अर्थ सरफेस है, उसका 3/4 वो कवर्ड है स्टूडेंट्स वाटर से, और सिर्फ 1/4 वो है लैंड रीजन। क्लियर? और ये कलर हमको ब्लू आसमान में भी, आसमान से भी अगर कोई एस्ट्रोनॉट या स्पेस से कोई देखेगा तो भी अर्थ हमारी कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, राइट? अब हम जो ये वाटर बॉडीज़ है उसको मेजर, हम जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज जो है अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं, ओशियन। तो हम उनके नाम अगर देखें तो उनके नाम आ जाएंगे, देखो हम मैप में भी देखेंगे। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, राइट? एक हमारे प्यारे भारत के नाम से है, कौन सा है, इंडियन ओशन। एक आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। इसको सदर्न ओशन भी बोलते हैं बिकॉज इट लाइज इन साउथ ऑफ अर्थ। ये मेजर आपके अर्थ पर ओशियंस हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं। अब हम इसको मैप में भी देखेंगे। मैप में अगर हम देखें, ये हमने देखा ब्लू प्लैनेट, आपका 3/4 जो है ओवरऑल उसका वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? ये लैंडमास कॉन्टिनेंट्स हमने देखे। अब हम अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस तरह से हमको ये पूरा मेनली जो दिखाई देता है वो ब्लू दिखाई देता है, और बीच बीच में पैचेस जो है वो
ब्राउन मैप में ब्राउन मैप पैचेस दिखाई देंगे आपको, वो है लैंड। ठीक है, लेकिन इन सब जो ओशंस जो हम देख रहे हैं उसके पानी की क्या स्पेशलिटी है? उसका पानी है स्टूडेंट्स सॉल्टी, खारा पानी है वो। तो खारा पानी क्या हमारे लिए कंज्यूमेबल है? नहीं, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो सूटेबल हैं जो कुछ ओशन के जो कुछ एनिमल्स हैं या फिर वहाँ पे जो कुछ प्लांट्स फ्लोरिश होते हैं वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, वो एक अलग ही क्लास का फ्लोरा एंड फौना होता है, मतलब अलग ही क्लास की वो वेजिटेशन होती है, उसके अलग ही उनमें उस ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं कि वो सॉल्टी वाटर में फ्लोरिश कर सकते हैं। जो लैंड के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी का कंपोजिशन, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की एनाटॉमी ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तो वो सॉल्टी वाटर है पहली चीज़, उसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये नाम आप इसमें देख लें, ये ओशंस के नाम हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना, जैसे मैंने बोला फ्लोरा फौना होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं। एक टर्म मैंने यूज़ की फ्लोरा, दूसरा मैंने यूज़ की फौना। देखें, अभी हम वो भी देखेंगे, मैं उसमें बुक में भी कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं इनके। फ्लोरा एक आएंगी टर्म और एक आएगी फौना, राइट। फ्लोरा आप याद कर सकते हैं फ्लावर से, फ्लावर होना ज़रूरी नहीं, बट फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, जो भी पेड़ पौधे हैं तो किसको कहेंगे, किसी पर्टिकुलर रीजन में, चाहे वो लैंड हो सकता है या फिर ओशन हो सकते हैं, वहाँ पर जो भी स्पेशल काइंड की जो वेजिटेशन पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोरा। और उसी रीजन में कोई भी एनिमल्स है जो लाइफ है, जो भी एनिमल्स की जो लाइफ है, चाहे वो बर्ड्स हो सकते हैं, चाहे वो फिश हो सकती है, चाहे वो और कोई लैंड या एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी, फौना। क्लियर। तो लैंड और ओशन में अलग अलग फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। ठीक है, अब हम अगर ओशन के नाम के आगे देखें तो जो लाइफ ओशंस में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मरीन लाइफ। आपने एक मरीन कमांडो टर्म सुनी होगी, क्या होती है वो, स्पेशल फोर्स होती है कमांडोज की, जो ट्रेंड होते हैं समुद्र में बैटल करने के लिए या ओशन या वाटर में ऑपरेशंस करने के लिए। तो वो मरीन वर्ड कहाँ से आया, वो वहीं से आया है। मरीन रिलेटेड है ओशन से। ठीक है, तो मरीन लाइफ में अगर हम देखें तो मेरा हम फ्लोरा फौना कौन कौन से आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स वैसे आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बुक भी ओपन है आपके सामने। फिश, स्पेशल फिश होती है जैसे डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, शार्क हो गई, या कुछ कंज्यूमेबल और भी छोटी फिश होती है जो कि लार्ज स्केल पे फिशिंग के थ्रू उनको कलेक्ट करके उसको फूड मार्केट में सप्लाई किया जाता है। कुछ एल्गी होती है और भी काफ़ी। अच्छा, समुद्र बड़ा रहस्यमयी है, पता है आपको, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। डीप अगर आप उसमें ट्रेंचेस देखेंगे तो बहुत डीप 11,000 मीटर तक की डीप आपको ट्रेंचेस मिलेगी अंदर, मतलब माउंट एवरेस्ट पूरा अंदर समा जाए, इतनी गहरी गहरी समुद्र में खाई है, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। हम अभी बहुत अर्ली स्टेज में हैं, हमने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी। इधर हम मंगल पे जाने की उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट अभी भी समुद्र के अंदर की लाइफ को हमने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स मिलते हैं बॉटम पे समुद्र के, अगर जाएंगे तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि समुद्र के अंदर की टोपोग्राफी कैसी होती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कई सारे पहाड़ समा जाएँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेन भी होता है समुद्र के अंदर भी जाके, तो ये सब चीज़ें आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें फ्लोरा फौना के एग्जांपल आपने दिया, जैसे ये बोनेसी टर्टल हैं या पेंगुइन्स हैं, एल्गी है, ग्रीन कलर जो दिखता है एल्गी की वजह से दिखता है, या और भी कुछ प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये सारा जो है वो हमको ओशन में मिलता है। अच्छा, ओशन तो होगी सबसे बड़ी बॉडी, राइट। जो सबसे बड़े जो रिजर्वायर्स हैं अर्थ पे वो हैं ओशंस।
उससे कुछ छोटे जैसे रिवर्स और लेक्स, इनसे नहीं, ये नहीं, लेकिन और भी ओशन के छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम और कुछ अलग अलग उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे बे हो गई, गल्फ हो गया, और कई बार हम सी। अब सी और ओशन में क्या डिफरेंस, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, ओशन हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी बॉडी हमने देखा, बहुत लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ओशन की वजह से पूरा अर्थ ब्लू है। तो और उससे कुछ छोटी रिवर और लेक्स के अलावा, ये पॉन्ड या हम जो भी छोटी मोटी ये जो वाटर बॉडीज देखते हैं, उसके अलावा 3 टर्म्स हमने देखी कि बे आती है, एक गल्फ आती है और एक सी आती है। बे क्या है? बे भी एक ऐसी वाटर बॉडी बच्चों जो समुद्र से लगभग ये से लैंड रीजन से घिरी रहती है। ये भी लैंड, इधर भी लैंड, और ये जो है, लेकिन इसका जो इनलेट है वो काफ़ी ब्रॉड है। एग्जाम्पल, बे ऑफ बंगाल देखा आपने, इसी तरह से सिमिलर ऐसे मैप आता है आपका। बे ऑफ बंगाल को अगर हम देखें, किधर है बे ऑफ बंगाल? इंडिया के ईस्ट में, पेनिनसुलर रीजन के, ये इधर बांग्लादेश आ जाएगा, इधर साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, ये आपका बे ऑफ बंगाल, राइट? समझ में आ रही? बिल्कुल एग्जैक्टली यही ऐसे फिगर बैठ रहा है। एक होती है आपकी गल्फ। अब गल्फ में और बे में ये डिफरेंस है कि गल्फ का इनलेट है ये वाला रीजन, जैसे इनलेट जहाँ से उसको अंदर जाने का जो रीजन है वो इतना चौड़ा ब्रॉड नहीं होता, इससे थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है, ठीक है। और सी को आप छोटा ओशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी तीन तरफ से लगभग लैंड से कवर्ड हो सकता है, लेकिन ये जो समुद्र ओशन जो है उससे छोटा होता है सी, राइट। इसमें गल्फ में भी आप जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, मैक्सिको, ये सब देख सकते हैं। मैप में देखना, आप एक्सप्लोर करना वाटर बॉडीज़ को, ग्लोब में देखना या वर्ल्ड मैप में सर्च करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको, ये वाटर बॉडीज़ हमने ओशियन के साथ में हम इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं, हम देख रहे थे कि अर्थ पे हमने कितना परसेंट पानी देखा, 3/4 वाटर, 3/4 मतलब अराउंड 75% हो गया। अब मैं आपको कुछ फिगर बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अर्थ अगर हमारी है तो इसमें ये 75% जो है ये वाटर है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट एक कोने में है, ऐसा नहीं है। हम एक इसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदत डालो अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की या फिर उसको प्रेजेंट करने की। तो ये हमारा 75%, या आप इसको ये कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो वाटर है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी हम पानी के लिए झगड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, ये सिर्फ 25% हमारा लैंड रीजन है, ठीक है। पानी तो है बहुत सारा, लेकिन ये कैसा है, ये सॉल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, पीने लायक हमारे ह्यूमन बीइंग के कंज्यूमेबल पानी नहीं है। जो लैंड के जो एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, उसके लिए कंज्यूमेबल नहीं है। तो ये किसके लिए हैं? ये जो समुद्र के जो जीव हैं, जो भी एनिमल लाइफ हैं, सिर्फ वही उसमें सर्वाइव कर सकती है, वही सस्टेन कर सकती है, बाकी नहीं। तो हमारे लिए वो काम का नहीं है, काम का है लेकिन पीने के काम का नहीं है, जब तक कि हम उसको पीने लायक नहीं बना दें। समझ रहे हैं? तो ये जो 75% पानी है अर्थ का, इसका भी जो फ्रेश वाटर है, ये 75% हमारा जो अर्थ पे पानी है, इसकी हम बात करें, लैंड पे और समुद्र सारा मिला के, हम सिर्फ अभी इसको भूल जाए आप, ओवरऑल जो हमारा वाटर है उसमें सिर्फ 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है बच्चों। बाकी 97.5% के अराउंड जो है वो सॉल्टी वाटर है। समझ रहे हैं आप पानी की क्राइसिस क्यों होती है? अच्छा, अभी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देखना, इसमें सिर्फ 2.5% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, और इसका भी
इस 2.5% का भी जो मेजोरिटी जो है अराउंड 65% रीजन जो है 65% जो पानी है वो है आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स। कहाँ होते हैं ग्लेशियर्स? जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, हिमालय हो गया आपका, एंडीज, रॉकीज, या और भी जो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल जो हाई पीक्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें तो कितना कम पानी हमारे पास बचता है। और इसमें से भी 30% के अराउंड है वो हमारा ग्राउंड के अंदर होता है। तो एक्चुअल में जो हम नदियों में जो पानी देखते हैं या हमारी झीलों में जो पानी देखते हैं, सरफेस वाटर जो देखते हैं हम, ये वो बच्चों अराउंड सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास आता है। तो अर्थ के ऊपर जो भी पानी है उसका कितना कम पानी हमारे पास हम कंज्यूमेबल या इजी अवेलेबल फॉर्म में देखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। क्योंकि जो समुद्र का जो पानी है उसको इतना आसान नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट अभी तक नहीं हुआ कि उसको बहुत चीप एक्सपेंडिचर के साथ में उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इजराइल इस मामले में बहुत आगे है। लेकिन मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पिक्चर समझ पाएँ कि हमको जो कुछ दिखता है वो कितना कम है हमारे पास। तो आप उस एक अलग नज़रिए से फिर आप इसको, इस स्टडी को, ज्योग्राफी को या फिर एसएसटी को देख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ओशंस का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, ओशंस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ओशंस देखो एंशिएंट टाइम से ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहे हैं, हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं। पानी के जो सोर्सेस हैं, अगर हम हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने नेचर को भी पूजा है। हमने नेचर के जो फोर्सेस हैं, चाहे जल है, वाटर है, चाहे वायु एयर है, चाहे अग्नि है, चाहे पृथ्वी है, हम उनको भी देवता के रूप में, डेटी के रूप में पूजते आए हैं। वेद अगर आप पढ़ेंगे तो वेद में जल के देवता माने गए हैं वरुण। वरुण को जल का देवता मान के पूजा गया है और काफ़ी सारे श्लोक उसमें मिलते हैं। वरुण को 1000 पिलर्स के महल में रहते हुए इमेजिन किया गया है। तो उस समय और आज भी हम जल की पूजा करते हैं, वरुण देवता को याद करते पूजा करते हैं। तो हमारी लाइफ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़े सोर्स ऑफ वाटर हैं वो ओशन ही है। इसके साथ में एक आपने अगर हमारी इंडियन नेवी का अगर एम्बलम देखा है, उसका लोगो देखा है, तो उसमें भी उसका वरुण के लिए उससे प्रार्थना की गई है। और उसमें ये कहा गया है कि हम पे आप वरुण देवता हम पे कृपा बनाए रखें, हम पे कृपा करें ओ वरुण। तो उसमें एक लिखा, एक लाइन आती है बच्चों, शम ओ वरुणा, जिसका हिंदी अर्थ होता है भी हे वरुण हम पे आप कृपा बनाए रखें, या फिर बी ऑस्पिशियस अस ऑन वरुण, ओ वरुण। तो ये एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैंने आपको ये बात बोली। अब हम चलते हैं कि क्या इसके अलावा ट्रेड में और इम्पोर्टेंस हम एक बार ऑलरेडी थोड़ा बहुत चर्चा की है हमने। उसमें फूड के भी सोर्सेज हैं, फिश है, मरीन लाइफ में, जिसमें फ्लोरा में काफ़ी सारी मेडिसिनल चीज़ें भी मिलती है। वहाँ से मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात आजकल काफ़ी एडवांसमेंट उसमें हो चुका है। इसके बेड पे, सी बेड पे, फ्लोर पे काफ़ी संख्या में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मिलते हैं वो। तो उनको कलेक्ट करने का या उनको यूज़ करने का की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल है ओशन, या इससे कुछ नुकसान या इनका कुछ हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल भी करते हैं ये? यस, हमारे जो एडवांटेजेस हैं इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जिनकी वजह से हमको, ह्यूमैनिटी को, या फिर जो लैंड लाइफ है उसको बहुत बड़े स्केल पर नुकसान होता है। जैसे आपने अर्थक्वेक के बारे में सुना है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट के जो मूवमेंट्स होता है, या और भी कुछ रीज़न होते हैं, कुछ मैन मेड अर्थक्वेक होते हैं, तो वो हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो उस अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, लैंड मूव करती है, हिलती है,
अच्छा, अब मैं आपको एक आपके घर से कोई एग्जांपल आप रिकॉल करो, जैसे टब भरा हुआ है पानी का या बकेट भरी हुई, उसको अगर आप हल्का सा थोड़ा सा हिला देते हो बच्चों, तो वो पानी जो होता है उसमें वो पूरा इस तरीके से हिलने डुलने लग जाता है। अब आप इमेजिन करो, इतने हज़ारों किलोमीटर लंबे समुद्र हैं, उनको एक बर्तन मान लो आप, और क्योंकि वो लैंड से कवर्ड हैं, कहीं ना कोई कॉन्टिनेंट आएगा, आप भी हम कॉन्टिनेंट्स के नाम भी देखेंगे। अगर यही अर्थक्वेक उस समुद्र के अंदर आ जाए और वहाँ की ज़मीन हिल जाए, तो यू कैन इमेजिन कि उससे क्या इम्पेक्ट आएगा। वो पानी जो है समुद्र का पूरा हिलने लग जाएगा, जो लहरें उठती वो बहुत ऊंची लहरें हो जाएगी, कई 50, 30, 10, 20 मीटर तक वो जा सकती है। 50 ज़्यादा है, लेकिन 10-20 तक तो जा ही सकती है। तो वो लहरें अगर टकराएगी तो कितना नुकसान होगा उसका। उसी में तूफान आते हैं समुद्र में, समुद्र से ही हमको बारिश, जहाँ एक तरफ बारिश होती है हमको पानी मिलता है, वाटर साइकिल का एक बहुत बड़ा पार्ट है समुद्र, वहीं अगर उसमें तूफान आ जाए और वही बारिश अगर तूफान के साथ में, साइक्लोन के साथ में अगर आके टकराए हमारे लैंड पे, तो उससे बहुत ही डिवास्टेशन हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का, एक्वेटिक, और इसका जो भी वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है या फिर जो लैंड लाइफ है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, फ्लोरा फौना दोनों का। समझ में आ रही बात? तो इससे हमको नुकसान भी होता है, तूफान आते हैं। और सुनामी जो वर्ड है वो जापानी वर्ड है बेसिकली। एक 2004 में भी सुनामी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडोनेशिया में, जापान में, हमारे इधर ईस्टर्न साइड में जो अंडमान निकोबार है या फिर तमिलनाडु कोस्ट है, उधर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था हमको। ठीक है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि हम इससे सिर्फ फ़ायदा है लेकिन उसका नुकसान भी है। ओशन के साथ में डिज़ास्टर भी आते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि डिज़ास्टर आते हैं तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? डिज़ास्टर तो आएंगे क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल डिज़ास्टर की बात कर रहा हूँ मैं, मैन मेड डिज़ास्टर को हम रोक सकते हैं, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, उसको आप कैसे रोकेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर लो, राइट? तो वो चीज़ कर सकते हैं कि आप उस अपने आप को कैसे वहाँ से इस तरीके का हम सिस्टम डेवलप करें कि ताकि वहाँ से आप अपने आप को, अपना जो नुकसान है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। आजकल फिर उसके लिए क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उसका बहुत बड़ा फोकस है डिज़ास्टर को मैनेज करने पे, डिज़ास्टर को मिटिगेट करने में। तो उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है देश के लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ या अथॉरिटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज़ अलग होती है। और जैसे ही डिज़ास्टर होता है तो हम बहुत प्रोएक्टिवली या तो वार्निंग सिस्टम हमने डेवलप किए हैं, तो उसके बेस पे या फिर डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जा सकता है, ऑन द स्पॉट आप इमीडिएट रिलीफ पहुंचाकर पूरा NDRF और आपकी SDRF और ये सब जो एजेंसीज़ है वो वहाँ पहुँच जाती है। हमने ग्लोबली भी उस चीज़ में काफ़ी काम किया है। हम जहाँ भी भूकंप आए, चाहे नेपाल में आया, इंडोनेशिया या टर्की में कुछ रिसेंटली, हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली वहाँ पे पहुँच के हमने उनको एड दिया है। तो ग्लोबल हमारा एक गुड जेस्चर है, खुद को भी हम मजबूत कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, और उसी का हम बेनिफिट ग्लोबल लेवल पे भी दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को, हमारे पड़ोसियों को, या फिर जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। ये हमारी डिप्लोमेसी का भी पार्ट है। आगे पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों के बारे में, जब थोड़े बड़े होंगे और ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। तो ये डिज़ास्टर को रोका जा सकता है, लेकिन मैन मेड को रोका जा सकता है, नेचुरल को नहीं। ठीक है, नुकसान उसका ज़रूर हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने देखा था कि 3/4 पार्ट है वो तो है वाटर, लेकिन जो 1/4 पार्ट है वो है लैंड। अब उस लैंड को हम कैसे पढ़ते हैं? लैंड की भी एक बड़ी, एक जो अर्थ की, जब आप जियोलॉजी पढ़ेंगे या फिर ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, तो पहले पूरी अर्थ में ऐसा नहीं कि अलग अलग जो ये टुकड़े हम देखते हैं ग्लोब में, वो वैसे नहीं थे। पहले पूरा लैंड मास एक हुआ करता था कुछ करोड़ों साल पहले, कई करोड़ साल पहले। फिर वो जाके फिर वो फ्रेगमेंट हुआ, पेंथिया और पेंजिया और पैंथालासा, इस तरीके की टर्म्स आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो वो ब्रेक हुआ, फिर वो 2 पार्ट में टूटा, एक अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरह से आप पढ़ेंगे। फिर जाके वो धीरे धीरे सेपरेट होते गए। अभी भी कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं मतलब क्या, क्यों कर रहे हैं? अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स या लैंड अभी भी
मूव करती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं उनको, वो प्लेट्स मूव करती है अर्थ की। तो ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो हम लैंड पार्ट है उसको, उसके जो बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं, पीसेस हैं अर्थ के, उसको किस फॉर्म में पढ़ते हैं? उसको कॉन्टिनेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट? कॉन्टिनेंट्स। अगर कॉन्टिनेंट्स देखें, उनके नाम देखें तो कौन कौन से आप इमेजिन, आप रिकॉल कर सकते हैं? याद है आपको? हम चलते हैं अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, ठीक, फिर साउथ अमेरिका, फिर आता है आपका अफ्रीका। तो कंफ्यूज मत होना, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कंट्री है, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। और हम आगे चलें तो फिर इधर आ जाएगा आपका यूरोप, और उससे एडजेसेंट एशिया, एंड एक कंट्री है जो अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया, और एक अंटार्कटिका, राइट। ये मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। मैप में अगर हम देखें तो ये आप इसमें देखिए, जिसमें आपको ओशंस भी दिख जाएंगे एक साथ, और इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स भी दी जाएंगे। ये देखिए आप इधर, ये पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशियन, ये वापस पैसिफिक इधर से आ जाएगा, ये सदर्न ओशन, और ये आर्कटिक ओशन। इसी के साथ में ये जो लैंड, इसको हम ये मान लीजिए कि आप ग्लोब को हमने फ्लैट कर दिया है। कॉन्टिनेंट की हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया में क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका यूरोप का है, ये हो गया आपका एशिया का पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया इधर साउथ में, ठीक है। तो ये आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स। ये पार्ट आप ये देखेंगे, आप ये इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। कौन सा? ये वाला रीजन। हम इसको आगे, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसको हम आगे अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स हो गए, और ये समुद्र से भी घिरे हुए हैं। अच्छा, जैसे ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, वैसे समुद्र अलग अलग नहीं है, ये नाम अलग अलग हमने दिया, लेकिन इनका पानी कोई सेपरेट नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई अटलांटिक और इंडियन ओशन को यहाँ पे कोई बैरियर है, ऐसा नहीं है। ये पानी कंटिन्यू सब तरफ फ्लो करता रहता है, इधर से इधर उधर, पूरा ओशन करंट्स के थ्रू ये पूरा अटलांटिक का इधर आ जाएगा, ये सब पूरा पानी जो है वापस में ऐसे फ्लो करता रहता है, ठीक है। आपने इसको देख के आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये पजल के टुकड़े हों और इनको हम जोड़ दें, अगर इसको यहाँ से अगर इस गैप को कम कर दे तो ये साथ मिल जाएंगे? लग रहा है ऐसा? इसको पढ़ना भी पड़ेगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम इसको अर्थ की स्ट्रक्चर और उसके ओरिजिन की जब बात करेंगे, तो ऐसी थ्योरीज भी आती है। तो ये सिर्फ मैं आपको हल्का सा दिमाग में ये एक प्रश्न उठाने के लिए आपको मैंने ये बात कही है। ओलंपिक गेम अगर आप फॉलो करते हैं तो ओलंपिक में आप देखो, ये अलग अलग रिंग्स क्या शो कर रही है, ये अलग अलग रिंग्स बच्चों अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो करती है। वर्ल्ड लेवल का एक गैदरिंग होती है स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, तो पूरी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो ये अलग अलग रिंग जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अलावा, कॉन्टिनेंट्स के अलावा कोई चीज़ ऐसी होती है जो और भी लैंड रीजन है जो छूट गया हो? यस, कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हो गए अर्थ पे, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे लैंड मास भी होते हैं जो सब तरफ पानी से घिरे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं आइलैंड्स। इंडिया में ही अराउंड 13 1300 जो है वो आइलैंड्स है इंडिया में।
ऐसे पूरे वर्ल्ड में आपको आइलैंड्स मिलेंगे। सबसे बड़ा आइलैंड हमने देखा था, कौन सा बताया था मैंने? अमेरिका? नहीं। फिर अमेरिका क्यों ड्रॉ किया मैंने? इधर नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ कर दिया मैंने। इसके पास में है बच्चों एक सबसे बड़ा आइलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया में कौन कौन सा आइलैंड्स है? बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें, जो पेनिनसुलर इंडिया अगर आप देखें तो आप पाएंगे एक आइलैंड का ग्रुप इधर है, एक आइलैंड का ग्रुप इधर है, बे ऑफ बंगाल में, और एक इधर अरेबियन सी में। नाम याद है इनके? कौन कौन से हैं बताओ? ये हो गया अंडमान एंड निकोबार। एक ये आइलैंड इधर पड़ता है, जिधर एक मोदी जी ने विजिट किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने। इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? याद है आपको? बताओ। लक्षद्वीप, राइट। तो इनका भी हमारे लिए अलग से अलग इंपॉर्टेंस है। किसी कंट्री के लिए देखो कितना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देते हैं अपने को। हमारे यहाँ पे नेवल बेसिस हैं, हम पूरे समुद्र की निगरानी कर सकते हैं यहाँ से इसमें, और आसपास पूरा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है अंडमान निकोबार। ये साउथ अंडमान और ये नॉर्थ अंडमान, इसके बीच में ये सेपरेट है, ये ग्रुप है। एक हमारा जो बैरन आइलैंड है, जो इंडिया का एकमात्र जो वोल्केनिक आइलैंड है, वो भी यहीं पर है। तो इनका इस तरह से कोरल इधर डेवलप हो रखे हैं, तो उनका भी एक वो अलग से बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारे इसमें आइलैंड भी हमने देखे, तो आइलैंड की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कॉन्टिनेंट हमने देखे, ओशन हमने देखे, छोटे छोटे जो ओशंस या सी, गल्फ, बे, वो हमने देखा। मरीन लाइफ क्या होती है, मरीन लाइफ में फ्लोरा फोना क्या होता है, ये हमने देखा। उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंस में हमने एंशिएंट से लेके आज दिन तक ट्रेड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वहाँ से फूड सप्लाई होती है, फूड मिलता है हमको, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, वहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। बच्चों, जो अर्थ पे जो हमारे ऑक्सीजन है, उसमें समुद्रों का ही लगभग आधा रोल तो समुद्रों का है, ओशंस का है। वहाँ पे जो भी फ्लोरल लाइफ है, जो फ्लोरा है वहाँ का, वो लगभग 50% ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से रिलीज़ करते हैं, वो वहाँ से बनाते हैं। तो हमारे लिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ओशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारा कल्चरल इम्पोर्टेंस भी रहा है ना। तो इस पर कई सारी मूवीज़ भी बनी है। एक एनिमेशन वाली मूवी मैंने बताया आपको, पहले भी बताया था, एक मोआना करके एक मूवी आई थी, आप जो बच्चों पे के लिए है। उसमें काफ़ी उसमें ये बताया गया कि समुद्र का क्या हमारे, आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे उसमें। वो एक अलग से क्रिएचर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वो हमारे लिए हिस्टोरिकल एंशिएंट लाइफ से, एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं। लेकिन अब हमने खुद उनको हम केयर नहीं करते, हम समुद्र में सारी गंदगी डाल देते हैं, पॉल्यूशन डाल देते हैं। तो वहाँ से उसकी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, कोरल रीफ वो उनकी ब्लीचिंग होती है, वो ख़राब हो रहे हैं। तो हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, ओशन पे, तो ओशन का पानी का लेवल बढ़ रहा है। जब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी आके सारा इसमें जा रहा है, और चूंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, फ्रेश वाटर है ही कितना हमारे पास, वो भी पिघल के समुद्र में जा रहा है, सारा पानी तो वापस आएगा नहीं, तो हमारा पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमको इस बारे में सोचना चाहिए, आप भी सोचना है कि इस बारे में और क्या किया जा सकता है, क्या हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बहुत सारा काम करना है। तो ये आपका चैप्टर आज का इसमें लगभग ख़त्म हो गया है हमारा आज का। हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं 8 जून, 8 जून, जैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओशन डे के तौर पे। ये हम पर्टिकुलर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मदर्स डे, फादर्स डे, अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, तो ओशन डे, ताकि हम उस दिन अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, उस रिलेशन को या फिर वो जो चीज़ है उसके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ करें, उसको सम्मान दें। तो हम ये एक दिन सेलिब्रेट करते हैं समुद्रों के, ओशन के इम्पोर्टेंस जो हमारी लाइफ में है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, राइट।
बीच में हमारे थोड़ा सा गैप आ गया था। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जैसे जो हमारी सीरीज़ चलेगी उसमें हम कंटिन्यूटी में 3rd 4th 5th ऐसे चैप्टर नहीं चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो चैप्टर्स हमारे लिए एनुअल एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है, वो हम पहले कवर करेंगे। इसके बाद में हम अगला चैप्टर 6 चैप्टर देखेंगे, आपके जो भी एनुअल एग्ज़ाम में आएगा, आई थिंक हिस्ट्री का है वो, तो वो देखेंगे। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहे हैं वो हम बाद में, एक बार ये सिलेबस हो जाए एनुअल एग्ज़ाम का, उसके बाद में फिर हम उसको कवर करेंगे, ताकि आप मैक्सिमम इस जो वीडियो सीरीज़ है लेक्चर की, उससे आप बेनिफिट ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें हमेशा लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मीन्स एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो लर्निंग, हमको इस चीज़ को लर्न ऐसे करना है कि हम आगे से आगे इसको और एनरिच करते जाएं, और आज 6th क्लास पढ़ के हम यही नहीं छोड़ दें इसको, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है, फाउंडेशन मजबूत करना, ताकि आगे जाके हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हम बहुतों से बहुत आगे हम रह पाएँ इस दौड़ भाग में, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की के टाइम में या कंपटीशन में। तो इसके साथ ही एक छोटा सा नम्र निवेदन, यहाँ तक आपने देखा है लेक्चर वीडियो, और अगर आपको समझ में आता है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, आप तक पहुँच पा रहा है, यूज़फुल है, फ्रूटफुल है, या फिर आपको लगता है कि किसी जिसको आप जानते हैं उसके लिए यूज़फुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और इसकी रीच बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम लोग जिससे बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो इसमें है नहीं। मिलते हैं, धन्यवाद।